हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, जैसा आपको पता है कि हमारी जो सीरीज चली हुई है या तो ट्रिक की चली हुई है और या चली हुई है हमारी संविधान की। तो आज मैं आपको संविधान के बारे में बताऊंगा। संविधान का जो हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं आज हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के ऊपर, यानी कि राष्ट्रपति, कि भारत का राष्ट्रपति कौन हो सकता है, कौन व्यक्ति होगा जो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, या उसकी जो क्वालिफिकेशन होती है उसको कौन पूरा कर सकता है, और कौन राष्ट्रपति का पद धारण कर सकता है, और कैसे कैसे राष्ट्रपति का पद धारण किया जा सकता है। इन सभी बातों के ऊपर आज हम बात करेंगे। और एक बात आप बिल्कुल ध्यान रखें कि राष्ट्रपति के टॉपिक में हर एग्जाम में कहीं ना कहीं से क्वेश्चन जरूर फंसता है। कहीं ना कहीं से हम शुरू से लेके और लास्ट तक इस टॉपिक को कवर करेंगे, और इस टॉपिक को जैसे हम कवर करेंगे तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में राष्ट्रपति से देखने को मिलेगा। क्योंकि राष्ट्रपति का टॉपिक एक छोटा सा टॉपिक नहीं होता है, बहुत बड़ा टॉपिक होता है। इसके बहुत से आर्टिकल, बहुत सी पावर, क्या क्या इसकी शक्ति होती है, कैसे कैसे कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, उन सभी बातों को लेकर आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे आज हम, और ये टॉपिक होगा हमारा राष्ट्रपति का, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रपति कौन होता है? सबसे पहली मैं बात बता दूं आपको कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं इनका वर्णन जो किया गया है वो किया गया है दोस्तों आर्टिकल 52 से लेके 62 तक, 52 से लेके 62 अनुच्छेद तक हम बात करेंगे राष्ट्रपति की। और ये जो पोस्ट है ये कहाँ से ली गई है दोस्तों? अमेरिका से ये पोस्ट ली गई है, अमेरिका से ली गई है। तो मैं अगली बात आपको बता दूं कि जो भारत या किसी भी देश का पहला नागरिक होता है तो वो कौन होता है? वो होता है राष्ट्रपति। भारत का पहला नागरिक कौन होता है? तो भारत का पहला नागरिक होता है दोस्तों, या पहला नागरिक कहलाता है, वो होंगे हमारे देश के राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ेंगे आज कि जो भारत का पहला व्यक्ति होगा या पहला नागरिक होगा वो कौन होगा? राष्ट्रपति। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करता हूं आर्टिकल 52 की। आर्टिकल 52 क्या कहता है? आर्टिकल 52 इस बात को कहता है कि भारत का कोई राष्ट्रपति होगा। भारत का कोई राष्ट्रपति होगा, इसका मतलब ये हुआ कि भारत में कोई ना कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन के आएगा। वो बात किस आर्टिकल में लिखी होगी? ये लिखी होगी आर्टिकल 52 में। तो आर्टिकल 52 इस बात को कहता है कि भारत का कोई राष्ट्रपति होगा। और 53, आर्टिकल 53 किस बात को कहता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी जो ऑल पावर है, राष्ट्रपति की जो पावर है वो किसमें होगी? वो होगी दोस्तों संघ में। वो किसमें होगी? संघ में। एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या होता है, जैसे पावर देश की राष्ट्रपति के हाथों में होती है, ऐसे ही एक राज्य की पावर किसके हाथ में होती है? राज्यपाल के हाथ में। तो सबसे बड़ी बात ये हुई यहाँ पे कि देश की पावर राष्ट्रपति के हाथ में, किसकी? संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है उसकी पावर होती है राष्ट्रपति के अंदर, और राज्य की कार्यपालिका की शक्ति हाथ में होती है राज्यपाल के में। तो दोनों इक्वल है। देश के हिसाब से देखेंगे तो पहला पद या पहला नाम आता है राष्ट्रपति का, और राज्य के हिसाब से देखेंगे तो पहला नाम आता है राज्यपाल का। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति और राज्यपाल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी योग्यता की, कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि जो व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं योग्यता की। सबसे पहली बात है कि वह भारत का नागरिक हो। सबसे पहली बात क्या है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के योग्य है वो कौन होगा? वो भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2 बात, वह 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो।
नंबर 2 बात ये हुई हमारी कि राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 35 वर्ष। नंबर 3 की मैं बात करूं, लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो। जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि वो लोकसभा का सदस्य बनने योग्य भी होना चाहिए। नेक्स्ट है पागल व दिवालिया ना हो। पागल व दिवालिया ना हो। किसी लाभ के पद पर ना हो। किसी लाभ के पद पर ना हो। दोस्तों लाभ के पद क्या होंगे यहाँ पे, यानी कि कोई गवर्नमेंट जॉब ना हो, किसी गवर्नमेंट जॉब पर ना हो राष्ट्रपति। एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन है इसके अंदर। तो दोस्तों एक्सेप्शन यानी कि अपवाद इसके अंदर क्या है, अपवाद है इसके अंदर राष्ट्रपति। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे, जैसे कि राष्ट्रपति हुआ, जैसे कि पीएम हुआ, जैसे कि किसी भी राज्य का राज्यपाल, और या फिर हम बात करें सीएम की तो सीएम। तो सबसे बड़ी बात ये आती है एक्सेट्रा कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है और वो किसी ना किसी सरकारी पोस्ट पर है। सरकारी पोस्ट का मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे वो एक आईएएस है, एक आईएएस है, एक आईएफएस है या आईपीएस है, या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में है, वो चाहे किसी भी गवर्नमेंट जॉब में है, यदि वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो भारत में उन्हें पहले त्याग पत्र देना होगा। और ये जो पोस्ट हैं जैसे कि ये जो पद हैं राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, राज्यपाल के, पीएम के, सीएम के, ये पद सरकारी नहीं माने जाते, ये लाभ के पद नहीं माने जाएंगे, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे एक्सेप्शन है भाई। हमारे यहाँ क्या माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो गवर्नमेंट जॉब में है, यदि वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे क्या करना होगा, उसे पहले जॉब छोड़नी होगी, उसके बाद वो चुनाव लड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, चुनाव लड़ेगा। यदि वो चुनाव जीतता है तो बन जाएंगे राष्ट्रपति, और यदि वो चुनाव हारते हैं तो ना रही उनके पास पोस्ट और ना बने वो राष्ट्रपति। उन्हें अपनी जॉब से भी हाथ यहाँ पे धोना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया का हाल ऐसा है। यदि मैं बात करूँ रसिया की तो रूस में दोस्तों ऐसा नहीं होता। रूस में क्या होता है कि व्यक्ति पहले चुनाव लड़ेगा, त्यागपत्र देगा, फिर चुनाव लड़ेगा। यदि वो चुनाव में जीतता है तो सीधा क्या, राष्ट्रपति। यदि वो चुनाव में हारता है तो सीधा वो अपनी पोस्ट को दोबारा से प्राप्त कर सकता है। लेकिन भारत में ऐसा सिस्टम नहीं है। भारत में यदि हारता है तो उसकी पोस्ट वहाँ पे खत्म हो जाएगी। दोस्तों आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी तरह से समझ आया होगा। और हम चलते हैं अब आगे। चलिए आगे की मैं बात करूँ तो आगे की हम बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। यहाँ पे हुई हमारी केवल किसकी बात, योग्यता की बात। तो योग्यता में आज एक बात जान गए आप कि जो राष्ट्रपति बनने के योग्य होगा कोई भी व्यक्ति भारत का, तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कौन व्यक्ति होगा जो राष्ट्रपति भारत का बन सकता है। तो चलिए आगे, ये हुई योग्यता। और योग्यता के बाद होगा दोस्तों वोटिंग का काम। वोटिंग का मतलब मतदान। या तो आपको लिखा मिलेगा मतदान और या लिखा मिलेगा उसका निर्वाचन। मतदान या निर्वाचन, यानी कि मतदान का मतलब यहाँ पे हुआ कि कौन कौन उसके लिए वोटिंग करते हैं, और यह होगा निर्वाचन कि उसका जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है, कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, चुनाव में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो दोस्तों इसके बारे में हम जान लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में गुप्त मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाती है। गुप्त मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाती है। एकल संक्रमणकालीन पद्धति अपनाते हैं।
एकल संक्रमणकालीन पद्धति अपनाते हैं। नेक्स्ट है चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा सभी राज्यों की विधानसभा सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं दिल्ली, पुडुचेरी, यूटी सहित। दिल्ली, पांडिचेरी, यूटी सहित ये सभी भाग इसमें लेते हैं। तो ये हुआ दोस्तों इसका चुनाव। ये किसका चुनाव हुआ? राष्ट्रपति का। और इसके बारे में कुछ और चीज जान लेते हैं हम। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक वे 50 अनुमोदक होने चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होने चाहिए। चुनाव जीतने के लिए कुल मतदान का 51% मत प्राप्त करना होता है। नोट में एक बात में हम लिख देता हूं दोस्तों। नोट में जो व्यक्ति 51% मत प्राप्त करेगा वह भारत का राष्ट्रपति होगा। जो 50% मत प्राप्त करेगा वह भारत का राष्ट्रपति होगा, या भारत का राष्ट्रपति वो व्यक्ति कहलाएगा जो 50% मतदान प्राप्त करेगा। और लास्ट पॉइंट और मैं नोट का हिस्सा लिख देता हूं। आरबीआई बैंक में 15,000 रुपये की राशि 15,000 रुपये की राशि जमानत के तौर पर जमा करनी होती है। जमानत के तौर पर जमा करनी होती है। जो 10% वोट भी ना मिलने पर जब्त कर ली जाती है। ये है दोस्तों इसका पूरा परफॉर्मा जो आपके सामने है। और इसके बारे में अब हम अच्छी तरह से जानेंगे कि ये मामला क्या है। राष्ट्रपति की ये चुनाव प्रक्रिया है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो प्रोसेस होता है वो इंडिया में बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि भारत में 2 प्रकार के चुनाव प्रोसेस अपनाए जाते हैं। एक का नाम होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। एक का नाम होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ये एक प्रोसेस होता है। और दूसरा प्रोसेस होता है हमारा पोर्टफोलियो सिस्टम।
पोर्टफोलियो सिस्टम, यानी कि पोर्टफोलियो सिस्टम है जो राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाया जाता है। आपने देखा होगा हमारे देश में 2 चुनाव प्रोसेस होते हैं। नंबर 1 होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को छोड़कर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को छोड़कर सभी चुनाव इसके दायरे में होते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव पोर्टफोलियो सिस्टम पर आधारित है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव किस पर आधारित है? पोर्टफोलियो सिस्टम पर। इनके बारे में हम जानेंगे, दोनों के बारे में, कि दोनों क्या मामले हैं। पहले इसके बारे में जान लेते हैं हम कि राष्ट्रपति चुनाव में गुप्त मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ये तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि सभी चुनावों में गुप्त मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाती है। एकल संगमकालीन पद्धति अपनाते हैं। एकल संगमकालीन का मतलब है पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम या संगमकालीन का मतलब होता है ट्रांसफरेबल सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम को ही क्या कहते हैं हम, या किस नाम से जानते हैं? ट्रांसफरेबल सिस्टम। इसके बारे में भी आगे जानेंगे कि ट्रांसफरेबल सिस्टम क्या होता है। जब हम पोर्टफोलियो सिस्टम को जानेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से जान जाएंगे कि ट्रांसफरेबल सिस्टम क्या होता है। ये केवल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपनाया जाता है, बाकी ऑल ओवर इंडिया में किसी भी चुनाव में नहीं अपनाया जाता। तो चुनाव में चुनाव में जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा उसमें लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों की विधानसभा दिल्ली और पांडुचेरी सहित, क्योंकि दिल्ली और पांडुचेरी तो हमारे यूटी हैं। यूटी का मतलब हुआ हमारे यहाँ यूनियन टेरिटरीज, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। सभी विधानसभा की मैं बात करूं तो वर्तमान में भारत में कुल विधानसभा है दोस्तों 28। कितनी विधानसभा है भारत में? 28। और यूटी की मैं बात करूं तो यूटी हमारे भारत में कुल है अब 8 में से 2 यूटी ऐसी हैं जिनके अंदर विधानसभा है। एक नई यूटी बनने जा रही है और बन गई है वो, लेकिन वहाँ अभी विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं। विधानसभा चुनाव वहाँ पे नहीं हुए हैं एज ए यूटी के तौर पर, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 2 यूटी बनाई थी, एक जम्मू कश्मीर और दूसरी है हमारी लद्दाख। तो वहाँ पे अभी बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं हुई। लेकिन यूटी और स्टेट हमारे 28 और 8। सबसे बड़ा पॉइंट इसमें याद रखने का है दोस्तों, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं चुनाव में। यदि आप इस पॉइंट को पकड़ जाओगे तो आसानी से इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, तो उसमें ऑप्शन होते हैं लोकसभा, बी ऑप्शन होता है राज्यसभा, सी ऑप्शन होता है लोकसभा राज्यसभा दोनों यानी कि संसद, और डी ऑप्शन होता है संसद के निर्वाचित सदस्य। तो निर्वाचित वर्ड होना बहुत जरूरी है बेटा इसके लिए। यदि निर्वाचित होगा तो ही आपका क्वेश्चन क्या होगा? राइट होगा। निर्वाचित का मतलब यहाँ पे होगा इलेक्टेड मेंबर। इलेक्टेड का मतलब होगा कि जैसे कि राष्ट्रपति जी के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में 14 मेंबर नॉमिनेट यानी कि मनोनीत किए जाते हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, वो चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात आती है राष्ट्रपति चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होने चाहिए। अब बात आती है कि 50 प्रस्तावक क्या होते हैं और 50 अनुमोदक क्या होते हैं। आपने देखा होगा जब भी कोई व्यक्ति किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करने जाता है, जैसे एग्जाम्पल मान लो कोई एमएलए या सरपंच चुनाव लड़ना चाहता है, तो उससे पहले एक फॉर्म अप्लाई किया जाता है और फॉर्म पर केवल यदि सरपंच, एमएलए या एमपी यहाँ तक कोई व्यक्ति जाता है तो उसके लिए प्रस्तावकों की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो लोग अपनी हवाबाजी के लिए कुछ भीड़ इकट्ठी वहाँ पे करते हैं गैदरिंग के लिए। लेकिन इनका मानना ये होता है राष्ट्रपति चुनाव में कि 50 प्रपोजल फॉर्म उसके साथ सबमिट करेंगे। ये वो 50 लोग होंगे जो राष्ट्रपति के पक्के आदमी होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये राष्ट्रपति को ही वोट देंगे, राष्ट्रपति की ही सिफारिश करेंगे, राष्ट्रपति को ही वोट देंगे। आपने देखा होगा गांव के अंदर सरपंचों के चुनाव होते हैं या हमारे यहाँ एमएलए एमपीज़ के चुनाव होते हैं, तो उनमें क्या होता है कोई व्यक्ति किसके साथ है लेकिन कंफर्म नहीं होता कि इस व्यक्ति ने इसको वोट दी भी होगी या नहीं। जैसे मान लो गांव में सरपंच को वोट देते हैं लोग, तो क्या वहाँ पे हम आइडिया लगाते हैं कि कंफर्म इसने हमारी ही वोट दी है, कंफर्म इसने हमारी या इस सरपंच को वोट दी है? ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पर फिक्स होता है 50 जो व्यक्ति हैं, ये 50 व्यक्ति सीधे किसको वोट करेंगे? सीधे राष्ट्रपति को। ये 50 होंगे अनुमोदक। अनुमोदक का दोस्तों यहाँ पे मतलब होगा रहेंगे ये लोग राष्ट्रपति के साथ, ये लोग भी किसके साथ रहेंगे?
राष्ट्रपति के साथ रहेंगे, लेकिन बात यहाँ पे ये आती है, ये उसको वोट दें या ना दें इसकी कोई गारंटी नहीं है भाई। खाएंगे इसके साथ, रहेंगे इसके साथ, पिएंगे इसके साथ, लेकिन वोट का कुछ नहीं पता। तो ये प्रपोजल है 50 जो परमानेंट है और ये बिना परमानेंट के। चुनाव जीतने के लिए कुल मतदान का यानी कि टोटल जो वोटिंग होगी, टोटल वोटिंग का 51% यानी कि कुल मतदान का 51% मत प्राप्त करना होगा राष्ट्रपति बनने के लिए। वो व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा जो 51% मत को प्राप्त करेगा, जो 51% मत को प्राप्त करेगा। आरबीआई बैंक में क्या होता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये क्या करता है, अपने पास 15,000 की राशि जमानत के तौर पर जमा करवाता है। जमानत के तौर पर जमा करवाता है। यदि वह व्यक्ति चुनाव में 1/10 या 10% लगा लें आप, या 1/10 लगा लें, बात एक ही है, 10% वोट भी प्राप्त ना कर पाए, यदि वो चुनाव में 10% वोट भी प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसकी जमानत क्या हो जाती है, उसकी जमानत हो जाती है जब्त। आपने सुना होगा चुनावों में एक बात होती है कि जमानत उसकी जब्त होगी। जमानत जब्त का मतलब हुआ कि जब वो 10% वोट भी प्राप्त नहीं कर पाया तो धनराशि, जो 15,000 की धनराशि है, उसे आरबीआई जब्त कर लेता है। तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो ये था राष्ट्रपति का प्रोसेस। अब कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ पे राष्ट्रपति दोस्तों बना होगा। तो चलिए चलते हैं हम आगे, और आगे का मैं बता दूँ आपको कि ये जो चुनाव प्रक्रिया है हमारे देश में, इनके बारे में हम थोड़ी डिस्कस करते हैं और फिर मैं आपको लेके चलूँगा आगे। मैंने आपको दोस्तों 2 सिस्टम बताए जो चुनाव प्रोसेस हमारे इंडिया में होता है। नंबर 1 प्रोसेस होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो एक एमएलए के लिए चुनाव होना है और लाइन में है 5 एमएलए, लाइन में है 5 एमएलए। तो 5 एमएलए का मतलब एक एमएलए हुआ यहाँ पे बीजेपी का, एक हुआ यहाँ पे कांग्रेस का, एक हुआ आईएनएलओ का, एक हुआ एसपी सपा का, एक हुआ बीएसपी का। हो गए 5 भाई, 5 हो गए। इन सभी के चुनाव चिन्ह अपने अपने हैं। जैसे बीजेपी का क्या है, कमल, जैसे बीजेपी का कमल, कांग्रेस का हाथ, इनेलो का चश्मा, और सपा का भाई साहब पता नहीं है, इसका है हाथी, सपा की है साइकिल है। किसी का चुनाव चिन्ह कुछ भी हो सकता है और पार्टी बहुत है। हम तो एग्जाम्पल 5 लेके चल रहे हैं। यहाँ पे चुनाव हुआ और चुनाव के अंदर वोटिंग हुई। वोटिंग में क्या हुआ, हमने देखा कि इस व्यक्ति को 1,000 वोट मिले। इस व्यक्ति को कितने वोट मिले, 1,000। जिसने बीजेपी से एमएलए का चुनाव लड़ा उसको वोट मिले 1,000। कांग्रेस की हाथ को वोट मिले 999, और इनेलो को वोट मिले 800, इसको मिले 700, और बीएसपी को मिले 100 वोट। तो यहाँ पे हमने देखा कि 100 वोट, 700 वोट, 800, 999 और ये हुए हमारे 1000 वोट। तो केवल इन दोनों के बीच में 1 वोट का अंतर है। कितनी वोटों का अंतर है दोस्तों, 1 वोट का। हम एक एवरेज मान है तो 2000 लगभग वोट हुई, 3000, 3500, 3600, 3700, 3600 के समथिंग यहाँ पे वोट पड़ी। एवरेज कितनी हुई, 3600 के समथिंग यहाँ पे वोट पड़ी। यदि ये राष्ट्रपति का चुनाव होता तो 51% लेनी होती। 51 का मतलब 1800 से एक ज़्यादा, 1800 से एक ज़्यादा, 1800 मतलब आधी इसकी, और उससे भी एक ज़्यादा, यानी कि 1801। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि क्या इसकी वोट 1800 है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी ये कौन होगा, ये होगा इस पार्टी का विनर। तो एमएलए कौन होगा, एमएलए होगा बीजेपी पार्टी का, जो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ था। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम। ये प्रोसेस यानी किसी व्यक्ति को 1 वोट भी फालतू मिलती है, 1 वोट भी उसकी ज़्यादा है, तो वो उस पार्टी का क्या होगा, वो उस पार्टी का नेता होगा भैया, सीधी सीधी बात है। दूसरी बात आई पोर्टफोलियो सिस्टम की। इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों एक व्यक्ति को ही वोट करेगा, एक व्यक्ति को वोट करेगा, चाहे वो बीजेपी को, चाहे कांग्रेस को, किसी को भी वोट करे। राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, एक बैलेट पेपर होता है और बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव होता है। यहाँ पे क्या होगा, एक मान लो जैसे एक राम है और एक है श्याम, ये 2 व्यक्ति खड़े हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए।
तो एक व्यक्ति इन दोनों को वोट करेगा, एक व्यक्ति इन दोनों को वोट करेगा। तीसरा ले लो भाई राम, श्याम, पवन। चौथा ले लो मोहन। ये चार व्यक्ति हैं जो खड़े हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए। एक व्यक्ति जाएगा वोट देने के लिए और इसका नाम है राकेश। राकेश नाम का कोई व्यक्ति वोट करने के लिए गया, तो वो व्यक्ति इन चारों को वोट देगा। उसको एक बैलेट पेपर मिलेगा, बैलेट पेपर पर चारों के नाम लिखे होंगे, राम, मोहन, श्याम और पवन। इन चारों के नाम यहाँ पे लिखे होंगे और उनके सामने, उसके सामने कुछ खाने टाइप बने होते हैं और इनमें जिसको वो चुनेगा उसको वो टिक करेगा। जैसे मान लो एक बंदा ये इसको बहुत अच्छा व्यक्ति मानता है तो इसको कर देगा एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। इसको कर देगा वेरी गुड, इसको कर देगा गुड और इसको कर देगा पुअर। दोस्तों इस राकेश ने वोट दी, इसका मानना है कि मेरे हिसाब से मोहन राष्ट्रपति बनना चाहिए, एक्सीलेंट। ये ना बने तो उसके हिसाब से ये बनना चाहिए, ये ना बने तो ये बनना चाहिए। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, पवन। मेरे हिसाब से बिल्कुल पवन नहीं बनना चाहिए। एक व्यक्ति ने चारों को वोट दे दी, एक व्यक्ति ने चारों को वोट दे दी, लेकिन पहली एक्यूरेसी किसको है, पहली प्रायोरिटी किसको है, पहली प्रायोरिटी भैया मोहन को, कि मोहन बनना चाहिए। तो हर व्यक्ति राकेश तो नहीं है, व्यक्ति तो बहुत हैं, क्योंकि पूरी लोकसभा भरी हुई है, राज्यसभा भरी हुई है, राज्यों की विधानसभा भरी हुई है। वो सब लोग वोट देंगे और ऐसे ही वोट देंगे। कोई किसी को एक्सीलेंट मानेगा, कोई इसको एक्सीलेंट, कोई इसको एक्सीलेंट मानेगा। वोटिंग पूरी हुई और वोटिंग पूरी हुई होने के बाद हमने देखा कि मोहन को 40% वोट मिले, इसको मिले भैया 30% वोट, इसको मिले 20% वोट और इसको मिले 8% वोट। 1-2% वोट हो गए जो खराब होते, जिन्होंने नाटो का बटन दबा दी गलती से। नाटो का तो समझते होंगे, हम किसी को भी लाइक नहीं करते। तो क्या अब इसमें कोई राष्ट्रपति बनेगा, क्या अब इसमें कोई राष्ट्रपति बनेगा? अब इसमें कोई भी राष्ट्रपति यहाँ पे नहीं बनेगा। अब यहाँ पे चलता है पोर्टफोलियो सिस्टम। इसका मतलब होता है ट्रांसफरेबल सिस्टम, यानी कि वोटों को ट्रांसफर किया जाएगा, वोटों को ट्रांसफर किया जाएगा। जिसकी सबसे कम वोट होंगी उसको भगाया जाएगा, इसको भगा देंगे, इसकी वोट छीन लेंगे 8% और 8% को इसमें डिवाइड करेंगे। यानी कि 8% लोगों ने पवन को एक्सीलेंट माना था, 8% लोगों ने। तो भाई साहब बात ये हुई 8% लोगों की कि इसके बाद किसी को वेरी गुड माना होगा। मान लो 2% इसको वेरी गुड मान लिया, 3% इसको मान लिया, 5% इसको। वोट हुई इसकी 45%, इसकी 33 और इसकी 22। अब भी यहाँ पे कोई राष्ट्रपति नहीं बना क्योंकि 51% नहीं हुए किसी के भी। तो अब सबसे कम है जिसके, उसको भगा देंगे। अब इसको भगा देंगे भाई साहब, 22% को इनमें डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे? उसी हिसाब से कि एक्सीलेंट के बाद वेरी गुड कौन था, तो मान लो 15% इसको और 7% इसको, तो इसकी होगी सॉरी 60% और 40%। तो राष्ट्रपति बना कौन? मोहन। राष्ट्रपति कौन बना? ट्रांसफरेबल सिस्टम से मोहन। तो यहाँ पे चुनाव में 51% होना बहुत जरूरी होता है राष्ट्रपति चुनाव में। ऐसा आपने यहाँ नहीं देखा, ऐसा आपने यहाँ देखा है, जो केवल पोर्टफोलियो सिस्टम में ऐसा होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जितनी बातें हमने पढ़ी यहाँ पे सारी आपकी समझ में अच्छी तरह से आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एक पूरी क्लास में राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे राष्ट्रपति के आगे के मामले में कि आगे आगे क्या मामला है। तो इसको आप अच्छी तरह से ध्यान से देखें, नेक्स्ट पार्ट को आप जरूर देखें, इसके बिना राष्ट्रपति का टॉपिक अधूरा है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।